नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तनगुरिया। परख पर आपका स्वागत है। परख में जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों हम इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक इतिहासकार रामचंद्र गुहा, इतिहासकार राजमोहन गांधी जी, इतिहासकार एस इरफान हबीब समेत तमाम इतिहासकारों और वरिष्ठ पत्रकारों की इंटरव्यूज किए हैं। और आज इसी सीरीज में हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे जी, जिनकी नई पुस्तक उसने गांधी को क्यों मारा, ये आपको भी उल्टी दिख रही होगी, मैं यहाँ पे एक तस्वीर भी लगा दूंगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पुस्तक राजकमल से आई है और इसी अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई है। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपने हमें समय दिया। शुक्रिया दीपक, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। अशोक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने कश्मीर के एक समकाल और एक विशेषज्ञ के तौर पर उनकी एक अपनी मजबूत पहचान है। कश्मीर पर वो दो बेहतरीन किताबें लिख चुके हैं, कश्मीर और कश्मीरी पंडित और कश्मीरनामा इतिहास और समकाल। एवं इसके अलावा अनुवाद और इस देश में मिलिट्री शासन जैसी फिक्शन पुस्तकें भी वो लिख चुके हैं। इस किताब पर आज हम जो चर्चा करेंगे उसको मैं दो हिस्सों में रखना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये मैं बिल्कुल रॉ से क्वेश्चन ले रहा हूँ। गांधी के 72 साल की हत्या के बाद, उनके मर्डर के बाद अक्टूबर 2020 में मैं इस बात की चिंता क्यों करूं? अक्टूबर 2020 में आप चिंता इसलिए कीजिए क्योंकि 2019, 2018, 2017 में आपने सिर्फ सड़क के लोगों के जो जिनको हम कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट, उनके द्वारा ही सिर्फ आपने नहीं सुना कि गोडसे की जयंती मनाई गई या गोडसे का जिंदाबाद किया गया। आपने इस देश के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के मुंह से गोडसे की तारीफ सुनी और आपने 2 अक्टूबर 2020 को ट्विटर पर गोडसे ट्रेंड करता हुआ देखा। तो आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरह से एक बार फिर से गांधी को विलन बनाने की कोशिश, या ये कह लीजिए कि जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, वो इस देश के भाईचारे की, वो इस देश की सेकुलर व्यवस्था की हत्या करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है कि दोबारा याद किया जाए कि गांधी को मारने वाले कौन थे और क्या चाहते थे वो आजादी की लड़ाई में, क्या उनकी भूमिका थी और कैसे गांधी की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने झूठे आरोप लगाए। और जिसका एक बहुत सशक्त जवाब ये किताब प्रस्तुत करती है। मैं एक इसमें सवाल बिल्कुल, मेरी कोशिश यही थी। जरूर पूछिए। इसमें जी, इसमें सर मैं एक सवाल आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने अपनी किताब की भूमिका में भी इस बात को लिखा कि गांधी पर जीसस के बाद सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन मेरी पीढ़ी की तरफ से है आप सबके लिए कि अब तक ऐसा क्या रहा कि हम इन सवालों से भी पार नहीं पा पाए, और दक्षिण पंथ और तमाम तरह की ताकतें जो गांधी को नापसंद करती हैं वो तो अब मजबूत हुई हैं। उससे पहले तो गांधी से मैं ये नहीं कहूँ कि गांधी को मानने वाली, मैं कह सकता हूँ कि गांधी को मतलब इंक्लाइंड सरकारें और तमाम तरह की बुद्धिजीवी का एक पूरा वर्ग रहा है। तो फिर हम इन सवालों से अब तक क्यों पार नहीं पा पाए? एक तथ्य यह है कि गांधी पर जीसस के बाद सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई। दूसरा तथ्य यह है कि हिंदी में गांधी हत्या पर कोई ओरिजिनल किताब इन 72 सालों में, 70-72 सालों में नहीं लिखी गई। ये अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा दुष्प्रचार है, नाथूराम गोडसे की किताब, नाथूराम गोडसे की तो कोई किताब नहीं है। जब उसका भाई रिहा हुआ, गोपाल गोडसे, तो उसने किताब लिखी गांधी हत्या अणिमी। उसका हिंदी अनुवाद हुआ तो हत्या की जगह उसको बना दिया गया वध, यानी गांधी हत्या, गांधी वध और मैं। और उसके बाद उसका नाम कर दिया गया कई कई प्रकाशकों द्वारा कि मैंने गांधी को क्यों मारा, या मैंने गांधी वध क्यों किया। और फिर जो है वो किताब तमाम प्रकाशकों के यहाँ से छपी, तमाम जगहों पे बिकी और वो घर घर में पहुंची, कम से कम उत्तर भारत के। हमारा जो हिंदी प्रदेश है, जहां से आप आते हैं, जहां से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों के गांव गांव, कस्बे कस्बे में वो किताब पहुंची। अब देखिए, जो अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाला वर्ग है, या जो अंग्रेजी का एक एलीट क्लास है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग, लेकिन जो एलीट क्लास है, उसके लिए ये सवाल हल हो चुके थे। वो इन सवालों को कोई खास महत्व नहीं देता था। लेकिन जो उत्तर भारत का जनमानस है, उसमें ये सवाल धीरे 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 ऐसे पसरते गए कि 70 सालों में, चूंकि आपने कभी उसको काउंटर करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की, तो 70 सालों में गोएबल्स की थ्योरी पे चलते हुए झूठ इतना बोला गया और इतना लगातार बोला गया कि केवल मेरी पीढ़ी या आपकी पीढ़ी नहीं, हमसे भी जो वरिष्ठ पीढ़ी है उसके भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो उन आरोपों को सही मानते हैं।
जीसस के बाद सबसे ज्यादा किताबें शायद महात्मा गांधी की। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि पिछले 70-72 सालों में गांधी हत्या पर मूल हिंदी में कोई किताब नहीं। और हुआ ये कि इस पूरे पीरियड में जब नाथूराम गोडसे का जो भाई था गोपाल गोडसे जेल से निकल के आया और उसने एक किताब लिखी, गांधी हत्या आणिमी, गांधी हत्या और मैं, उसका हिंदी अनुवाद हुआ और हिंदी में उसका अनुवाद किया गया गांधी वध और मैं। और उसके बाद वहां से उसमें क्या था, मूलतः उसमें जो गोडसे का बयान था अदालत में दिया हुआ वो बयान था। उसके बाद वो बयान निकालकर दसियों प्रकाशकों ने, छोटे बड़े प्रकाशकों ने अपने तरीके से छापा। कुछ अननोन प्रकाशकों ने छापा जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि वो कौन है। हो सकता है कि वो दक्षिणपंथी संगठनों से मदद लेकर उन लोगों ने छापा या जो भी। और वो उत्तर भारत के कम से कम हिंदी भाषी इलाकों में मैं जानता हूँ कि घर घर में। और इन 70 सालों में ये समस्या सिर्फ आपकी पीढ़ी की नहीं है, वो मेरी पीढ़ी की भी है, मुझसे पहले वाली पीढ़ी की भी है, कि चूंकि उसके सीधे सीधे जवाब नहीं दिए, चूंकि उसके पर्याप्त जवाब नहीं दिए गए, तो कुल मिलाकर हुआ ये कि धीरे 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 गोएबल की जो थ्योरी थी कि एक झूठ को जब आप 100 बार बोलते हैं तो वो सच बन जाता है, तो वो लागू हुई और हमारे यहाँ वो सच की तरह स्थापित होता चला। अब ऐसे में आप सोचिए कि अंग्रेजी में तो ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेजी में भी बहुत किताबें नहीं है, 2 या 3 अच्छी किताबें हैं। और उन किताबों में भी अंग्रेजी, क्योंकि वो अंग्रेजी की पाठकों को संबोधित है, तो उन्हें ऐसा लगा कि इन सवालों का, ये सवाल तो बकवास सवाल है, इनका क्या जवाब देना है, या उन सवालों को उन्होंने वो महत्व नहीं दिया जो मुझे लगता है कि देना चाहिए। तो आज जब वो सवाल इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक कि कई बार टीवी चैनल और संसद के माध्यम से भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि उन सवालों का तुर्रा बतुर्रा जवाब देना, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना और गंभीर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जवाब देना बेहद जरूरी है। आप सिर्फ उनका मजाक उड़ा के नहीं रह सकते हैं कि तो बकवास सवाल है। आपको उन सवालों से मुझे लगा कि डील करना पड़ेगा। मैंने एक एक सवाल, आपने देखा हुआ किताब में मैंने अलग से पूरा एक सेक्शन दिया है और एक एक सवाल से मैंने डील किया। पूरा दूसरा खंड है पूरा। जी, आखिरी खंड वही है, ताकि जो हिंदी का पाठक है वो कम से कम जब वो सवाल उसके सामने किसी माध्यम से आए तो वो उन्हें उनका जवाब दे सके। इस एक सवाल को मैं दरअसल, ये जब मैंने स्टोरी तमाम जगह पर डाली इंस्टाग्राम तमाम लोगों पे, तो मेरे बहुत सारे स्कूल के साथी जो भी 14-15 साल के हैं, या बहुत सारे साथी हमारे वो कहने लगे कि हम इस किताब को कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, हालांकि किताब बहुत सिंपल भाषा में है, मैंने जब पढ़ी तो मैंने उनको बताई, लेकिन सर इस किताब को पढ़ने के लिए स्कूल का बच्चा या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा, उसको पहले थोड़ी क्या तैयारी करनी चाहिए इस किताब पर आने से पहले? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये किताब मैंने इसी तरह से, ये मैं जानता हूँ कि कश्मीरनामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित पढ़ने के लिए थोड़ी तैयारी, कम से कम मानसिक तैयारी की जरूरत है। वो गंभीर इतनी इतिहास की किताबें हैं कि उसको पढ़ते समय आप उलझते हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ये किताब, जैसे आप किससे कहानियां पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ कि हाई स्कूल अगर किसी ने ठीक ठाक पढ़ाई की है, अगर हाई स्कूल में हिंदी की पढ़ाई ठीक ठाक उसने की है, तो वो बड़े आराम से इस किताब को पढ़ सकता है, किससे कहानी से। और मुझे नहीं लगता इस किताब के लिए अलग से कोई, देखिए जिस समाज में हम रहते हैं, गांधी और गोडसे दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें होती है, दोनों बेहद बेहद पॉपुलर लोग हैं, तो उतनी जानकारी बहुत है। उतनी जानकारी के आधार पर आप आराम से इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये किताब दरअसल हाई स्कूल के बच्चे से लेकर और रिसर्च स्कॉलर तक एक ही मजे के साथ पढ़ सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसकी भाषा मैंने ऐसी रखी है, इसका ट्रीटमेंट मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है, जिससे कहानी वाला एक ये मैं आपसे समझना चाह रहा था सर कि जब ये किताब आप लिख रहे थे, है ना, किताब लोग लिखवाते हैं, तो रिसर्च के दौरान ऐसे कौन से 2 और 3 आपके अनुभव थे जिस पर आप भी चौंके हो, क्योंकि आप तो बहुत सालों से पढ़ते रहे, तो आप भी चौंके हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे 2-3 इस किताब की निर्मित में कौन से गांधी हत्या आर्काइव पलट रहा था, जब गांधी हत्या के आर्काइव पलट रहा था, तो मैंने सुना तो था कि गांधी के जो 2 पुत्र थे उन्होंने कहा था कि गोडसे को माफ कर दिया जाना चाहिए, मतलब फांसी नहीं देना चाहिए, फांसी की सजा के खिलाफ चूंकि बाबू थे तो गोडसे को भी फांसी नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगा था कि छोटा मोटा मामला होगा। जब मैंने उसमें पत्र पढ़ा और मैंने देखा कि उनके एक पुत्र जो है उन्होंने अफ्रीका से बाकायदा वो उस जमाने में टेलीग्राम हुआ करता, टेलीग्राम किया था नेहरू को। दूसरे पुत्र यहाँ पर थे, वो तो मतलब मिलने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे जाके जेल में मिलने तक वो तैयार थे, गोडसे से बहस चलाना चाहते थे। और तो मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने उस समय अभियान चलाया कि नहीं, गांधी जी जो थे वो फांसी की सजा के खिलाफ थे, इसलिए इन लोगों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अम्बेडकर ने ये सवाल उठाया संसद के अंदर कि गांधी खुद फांसी की सजा के खिलाफ थे, लेकिन इनके हत्यारों को सजा दी जा रही है तो इनकी फांसी माफ होनी चाहिए। तो
मेरे लिए बड़ा मजेदार था जिस तरह से, और उसको जिस तरह से नेहरू, पटेल और सी राजगोपालाचारी ने डील किया, वो बताता है कि शासन व्यवस्था शुरू में जो हमारी बनी वो लेकिन कोई फैसला नहीं लेते, क्योंकि गृह मंत्री देते हैं अपनी छोटी सी टिप्पणी के साथ पटेल और राजगोपालाचारी, और पटेल और राजगोपालाचारी जिस तरह से निर्णय लेते हैं वो देख के लगता है कि स्टेट्समैन टाइप के लोग थे जो इतनी गंभीरता के साथ निर्णय लेते। तो ये एक बहुत मजेदार पक्ष था उसका। और दूसरा, जब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैंने भी कपूर कमीशन का नाम जरूर सुना था, लेकिन कपूर कमीशन के बारे में बहुत मेरी जानकारी नहीं थी। तो जब 700 पन्नों की, आपको एक वो किस्सा ही बता देता हूं मैं, 2 मिनट का समय लेके। बिल्कुल प्लीज। कपूर कमीशन से नूरानी साहब ने, एजी नूरानी साहब ने ये लिया है कि कपूर कमीशन का ये निष्कर्ष था कि सावरकर और उसके गैंग की षड्यंत्र थ्योरी के अलावा कोई और थ्योरी हो ही नहीं सकती, है ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, कपूर कमीशन का निष्कर्ष है तो आखिरी पन्नों पर होगा। तो कपूर कमीशन के 700 पन्नों की जो रिपोर्ट थी उसके आखिरी पन्ने मैंने पलटने शुरू किया, आखिरी 30, 40, 50 पन्ने। अब आप समझिए कि मैं तो उसको सही मान के और आखिरी 30, 40 पन्ने पढ़ रहा था, और जब मैंने देखा कि 30, 40 पन्नों में वो नहीं है तो मेरे पसीने निकल गए। मैंने कहा यार, तो पूरी किताब मैं जिस एडिफिस पे तैयार कर रहा हूँ, एक चैप्टर पूरा का पूरा, वो एडिफिस ही मेरा बिखर गया, बेस ही खराब हो गया उसका। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एजी नूरानी बहुत विद्वान आदमी है और ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने यहाँ वहां से काम किया। फिर मैंने रिपोर्ट पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आराम से पढ़नी शुरू की, और वो बीच में कहीं नहीं। और ज्यादातर जो लेखक हैं उन्होंने कपूर कमीशन से वही 2 लाइनें कोट कर दी हैं और रेफरेंस नहीं दिया है, और ऐसा लगता है कि एजी नूरानी ने एक बार वो रिपोर्ट पढ़ ली, फिर बाकी के लेखकों ने उनके पढ़े पे भरोसा किया और ज्यादा उसका रिसर्च नहीं किया। अब उसमें मेरा फायदा ये हुआ कि जब 700 पन्ने मैंने पूरे के पूरे पढ़े, तो बहुत सारी आप किताब में देखेंगे कि कपूर कमीशन के लिए है तो एक चैप्टर, लेकिन कपूर कमीशन के रेफरेंसेस पूरी किताब में आपको फैले हुए होंगे। तो वो इतनी शानदार रिपोर्ट है और इतना शानदार वो उस आयोग ने काम किया है, तो वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था कि इतनी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो कैसे सरकारी महकमों में धूल खा रही है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, किरण से बात करूँ 2 मिनट। हाँ, तो आराम से जाओ, सुबह आ जाना फिर 4 बजे। गाड़ी की चाबी आपको नहीं मिलेगी। आए है तो अपने पास रख लो, गाड़ी सेफ रहनी चाहिए। गाड़ी भैया अभी तो उसको देने पड़ेगा। अच्छा, अंदर रखा है बाहर रखा है? अंदर भैया। हाँ ठीक। अभी ये भी नहीं कि एक घंटा भी बैठना पड़ेगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, गाड़ी पहले भी अंदर कई बार ये रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, वो सब हिसाब किताब सुबह होगा, ये काम ठीक है। चलो चलो, आराम करना रात को, है ना। 4, 4:30 आ जाओ, 4:30 तक आ जाओ। 4 क्यों कर रहे हो? जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे, खाली खाली मिल जाएगा। 4:30 तक आ जाओ, 5 निकलेंगे, ठीक है। 4:30 हाँ, अगला सॉरी, ये डिस्टर्बेंसेस होते रहेंगे क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो लोग आते हैं। अरे कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। एक सवाल मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूँ सर, कि जैसे आपने इसमें अलग से पूरा चैप्टर लिखा है खंड 3 में कि भगत सिंह का नाम ले तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो ये दो फेज का सवाल है। एक तो ये कि इस किताब में कई बार मुझे ऐसा समझ में आप बहुत गुस्सा है, ये बहुत प्रोवोकेशन है कि मतलब जिसने अपना दिल दिमाग गिरवी नहीं रख दिया है वो समझ लेगा, ढूंढ लेगा, बहुत काफी गुस्सा था। दूसरा मैं समझना चाहूंगा कि अगर आपका कोई पर्पस है तो अपने मन से पूरा करेंगे, तो नाथूराम गॉडसे को भगत सिंह की या इन तमाम लीडर्स की मतलब इनकी शरण में क्यों जाना पड़ा? अपने सावरकर गुरु या जितने मतलब जो भी उनके जो रहे हैं उनके आइडियोलॉजिकल फादर्स, उनका नाम लेकर आए, इनकी शरण में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपके सवाल में, दोनों सवालों में जवाब छुपे हुए हैं। पहला सवाल जो आपने कहा कि बहुत, आप देखिए जो वो किताब है जो नाथूराम गोडसे की जो किताब कह के कहा जाता है, उसमें जो बयान है नाथूराम गोडसे का, नाथूराम उसका नाम था बेसिकली, अंग्रेजी से नाथूराम, तो नाथूराम का जो बयान है उस बयान में तर्क नहीं है, इमोशन ज्यादा है। जवाब देते समय मैंने तर्क तो रखा है, लेकिन इमोशन को कई बार इमोशन से काउंटर करना पड़ता है, और जाहिर तौर पे मेरी भी भावनाएं तो जुड़ी ही हैं। मुझे भी तो गुस्सा आता ही है कि इस झूठ को इतने सालों तक फैलाया गया और हमारे अगल बगल ये जहर के जंगल की तरफ फैल गया, तो वो गुस्सा कहीं कहीं आया होगा। मैं नेचुरल टाइप का राइटर हूँ, मैं उस तरह का मतलब बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक से आया हुआ आदमी तो मैं हूँ नहीं, मैं तो साहित्य से आया हुआ आदमी हूँ। जो साहित्य में कहानियां लिखता है, कविताएं लिखता है, उसमें भावनाएं तो आती ही हैं, भावनाओं का प्रबल वेग भी आता है, तो वो मेरी प्रैक्टिस में है, तो उस प्रैक्टिस से आया है।
जहां तक सवाल है कि अपने गुरुओं को या अपने लोगों को वो हीरो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सन 47 में 48 में जब गांधी की हत्या हुई तो देश की जनता की मेमोरी में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इनके जिनको ये हीरोज कहते थे उन्होंने या तो माफिया मांगी और या फिर आजादी की लड़ाई से दूर रहे। तो जो पब्लिक की निगाह में हीरो थे, चाहे वो सुभाष बोस हो, चाहे वो भगत सिंह, उनको इमिटेट करने की कोशिश, उनको अपना हीरो बताने की कोशिश और खुद को उस परंपरा में शामिल करने की जबरदस्त कोशिश की गई है उस पूरे नाटक में। मैंने वही उधेड़ कर रख के बता दिया है, जिसका जिसमें एक चैप्टर है कि तुम क्रांतिकारी नहीं कायर थे। ये लास्ट वाला चैप्टर है। एक ये सेकंड आखिरी सवाल है सर मेरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी, आपसे बातचीत हो और कश्मीर पर बातचीत ना हो तो ऐसा होगा कि सचिन से बात हो लेकिन बैटिंग के अलावा सारे क्रिकेट की बात कर ली। तो जो कश्मीर का राग की जो ये बात है सर, इसमें जो कश्मीर के राग को कहते हैं, इस पर आप हमारे पाठकों को बताना चाहिए, ये पूरा ये फेज क्या है? देखिए, कश्मीर एक ऐसा इशू है कि आज भी उस पर झूठ बोला जाता है और नथुराम गोडसे ने भी उस जमाने में झूठ बोला था। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको, किस्से सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं इतिहासकार हूं नहीं, मैं तो किस्सा कहानी लिखने वाला आदमी था, आ गया इतिहास में। तो वो किस्सा ये है कि जो हमारे नथुराम गोडसे के साथी थे नारायण आप्टे, और आप जानते हैं कि आखिरी जो 20 जनवरी का हमला हुआ है जिसमें मदन लाल पाहवा ने हमला किया था, उसके पहले तक इस ग्रुप के जो लीडर थे वो नारायण आप्टे थे। तो नारायण आप्टे साहब बार बार जाते थे दीक्षित महाराज के पास पैसा मांगने। दीक्षित महाराज जो थे वो एक पंथ के महाराज थे, बंबई के पास बेस थे, और दीक्षित महाराज ने से इन्होंने ढेर सारी योजनाएं बनाई थी और उसके लिए पैसे पहली योजना के लिए उन्होंने पैसा लिया और पैसा लेके और उनकी कार भी ली। वो योजना ये थी कि वहां से जहां ये लोग रहते थे पुणे में, वहां से अहमदनगर से आगे जो है निजाम हैदराबाद की बाउंड्री पड़ जाती थी। तो ये था कि उनका जो टोल नाका है उस पर हमला करेंगे, पैसा भी लूटेंगे और लोगों को मारेंगे। तो उसके लिए ये दीक्षित महाराज से गाड़ी भी ले आए और पैसा भी ले आए, लेकिन वो सारा पैसा अपनी प्रेमिका पे फूंक दिया। गाड़ी से वो बंबई और पुणे की यात्राएं करते रहे वगैरह वगैरह। तो दूसरी बार से दीक्षित महाराज ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो उस समय इन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत हमको इसलिए है क्योंकि हम कश्मीर जाना चाहते हैं और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका मुकाबला करना चाहते हैं। दीक्षित महाराज ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। तो ये जो दोनों लड़के थे उस समय, नथुराम गोडसे हो, नारायण आप्टे, उनकी बातें बहुत बड़ी थी। ये खुद को दूसरों की निगाह में हीरो बनाने दिखाने के लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी करते। ऐसे ही आप देखेंगे उस पूरे बयान में बातें बहुत बड़ी बड़ी, ज्ञान जीरो। दो चार किताबें जरूर पढ़ी होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दो चार किताबें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन वो ऐसे ही है कि बस आपने पढ़ लिया लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं। वो तो दावा करता है कि उसने मार्क्सवाद भी पढ़ा है। नथुराम गोडसे ने उस बयान में दावा किया कि उन्होंने मार्क्सवाद भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है और मार्क्सवाद से क्या सीखा ये तो वही बता सकते हैं। कौन सा मार्क्सवाद उनको ये सिखाता था इस तरह के पागलपन में जाके आप 80 वर्ष के एक बूढ़े की हत्या कर देते। तो उसमें वो कश्मीर पर भी बात करते हैं और वो जो क्योंकि मैं कश्मीर पढ़ता हूँ, कश्मीर पर मैंने लिखा है, तो मैं जानता हूँ कि उस तरह का झूठ जो है पूरे देश में फैलेगा। तो मुझे लगा एक किताब लिखी ना, उसका भी जवाब दे दूं अच्छे से। इतिहास तो लिख ही दिया है, कश्मीरी पंडितों का भी इतिहास लिख दिया है, तो ये जो फ्रॉड फैलाया जा रहा है इस फ्रॉड का भी एक जवाब है। तो आप देखेंगे कि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया है, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे बड़ा हो गया है, और वो अलग से पूरा चैप्टर बन गया है कश्मीर राग का सच। अच्छा ही है, ये किताब तो लिखी इसलिए गई है कि तमाम सारे झूठों को उधेड़ा जाए तो एक और झूठ उधेड़ जाए। एक मैं इस पर आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि आपने उस दौर की सारी बहसें और सारा कुछ पढ़ा है। विभाजन के लिए मतलब जिस तरह विभाजन को गांधी जिस तरह जिम्मेदार ठहराया जाता है कि 2 टुकड़े करा, जो आपने कविता भी सुनी होगी कि बाप हुए सवारी, तो इसके लिए गांधी को दोषी जो ठहराया गया और उस कमेटी में पटेल भी शामिल थे, इसके लिए आपने इस किताब में जो लिखी उसका एक संक्षिप्त टिप्पणी का। देखिए, लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, अलग से पूरा एक चैप्टर है कि गांधी नहीं थे विभाजन के जिम्मेदार। यहाँ मैं एक छोटी सी बात करूंगा। एक देश है हिंदुस्तान प्री 1947, जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या है, हिंदुओं की बड़ी संख्या है। एक विचारधारा आती है साहब मुस्लिम लीग की, वो कहती है कि हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां मुस्लिम सुप्रीम हो, ठीक है, इस्लामिक रूल सुप्रीम हो और हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन रहे, हिंदू और दूसरे। दूसरी विचारधारा जो आती है हिंदुत्व की आती है, वो कहती है कि नहीं साहब, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां हिंदू प्राइमरी दर्जे पे हो, हिंदू देश हो जो, और हिंदू के अलावा जो बाकी धर्म है वो सेकेंडरी ग्रेड। आप बताइए कौन सा हिंदू होगा जो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा?
और कौन सा मुस्लिम होगा जो हिंदू महासभा के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? और ऐसा कैसे होगा कि आप कहेंगे नहीं हिंदू की सरकार होगी लेकिन मुसलमान इसमें दोयम दर्जे का बन के रहेगा? वो तो कहेगा ठीक है भैया, फिर हमको अलग देश दे दो, हम तुम्हारे दोयम दर्जे के बंदी क्यों रहेंगे? ऐसे ही मुस्लिम लीग जब आप कहेंगे कि मुसलमानों का राज होगा, हिंदू दोयम दर्जे का रहेगा, तो हिंदू कहेंगे भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे। साथ रहने की शर्त क्या है? एक दूसरे को सम्मान। दो भाई भी इसी शर्त पर एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। बड़े और छोटे होने के कारण जो उसके तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की इच्छाओं का दोनों सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, तब उस घर में वो रह पाते हैं। और जब ये बंद हो जाता है तो क्या होता है? घरों में बंटवारा हो जाता है। तो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम का सवाल उठाया। सावरकर साहब तो 30 के दशक में ही कहने लगे थे कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। जिन्ना साहब 40 के बाद कहने लगे थे हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, ये सारे लोग, मतलब उधर खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सारे लोग तो वो थे जो कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र नहीं है, एक ही राष्ट्र है, एक माँ के दो बेटे हैं, एक देश के दो नागरिक हैं, मिलजुल के रहे। तो इन अब तकनीक में आप जाएंगे तो किताब में मैंने लिखा ही है कि किस तरह से गांधी के पहले ही बाकी सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर नेहरू और पटेल ने भी स्वीकार किया तो क्यों स्वीकार किया? क्योंकि देश के हालात ऐसे बन गए थे, इतने दंगे हो रहे थे, इतनी मारपीट हो रही थी, सिविल वार हो रहा था कि उनको लग रहा था कि यार देश भले दो हिस्से में बढ़ जाए लेकिन कम से कम शांति से हम रह सकें। तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच, देखिए मैंने उस किताब में भी लिखा है कि 1857 जब हो गया तो उस समय जो गवर्नर जनरल था उसने एक मीटिंग में कहा कि बांटो और राज करो, यही नीति है जिस पर हम इस देश पे राज कर सकते। तो अंग्रेज तो शासक थे, उनका काम था, लेकिन इस बांटो और राज करो में मदद किसने की? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और इस तरह के संगठनों ने की जो सांप्रदायिक संगठन। तो अंग्रेज और ये संगठन यही असल में जिम्मेदार हैं देश के विभाजन के लिए। इस पर कोई सवाल ना उठाए इसलिए वो तकनीक में उलझाते हैं, गांधी जिम्मेदार है, नहीं नेहरू जिम्मेदार है, नहीं फला जिम्मेदार है और ढिमका जिम्मेदार। सच्चाई ये है कि सावरकर, गोलवलकर, जिन्ना, इस तरह के जो लोग थे वही इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। अगर इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम तनाव को इतना नहीं बढ़ाया होता तो हमारा देश कभी विभाजित। एक आखिरी नोट हमारे सारे दर्शकों के लिए, गांधी से ये देश क्या सीख सकता है? मेरी पीढ़ी गांधी को कैसे समझे? गांधी की 3 बड़ी शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा जिससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, मैं ये बार बार कहता हूँ कि बाकी उनकी टैक्टिक्स है बहुत सारी, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। सबसे पहली चीज अहिंसा, दूसरी चीज हिंदू मुस्लिम एकता, और तीसरी चीज वर्ण व्यवस्था का विरोध, जिसको लेके बहुत सारा तमाशा है, लेकिन उनके लिए वर्ण व्यवस्था के विरोध का मतलब था अस्पृश्यता का विरोध। और उसके बाद 47 आते आते वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उसी शादी में जाऊंगा जो शादी अंतरजातीय हो, यानी जाति पाति में भरोसा उनका टूटता है और वो कहते हैं कि अगर मुझे 125 साल जीने को मिला तो इस देश से मैं जाति पाति खत्म कर दूंगा। अब वो तरीका कितना सही था कितना गलत था इस पर कभी अलग से बात करें, लेकिन ये 3 चीजें हम गांधी से सीख सकते हैं, अहिंसा, सांप्रदायिक एकता और जातिवाद का विरोध। आज हमारा समय क्या है? सबसे अधिक हिंसा है हमारे समय, किसी भी बात पर हिंसा हो सकती है, कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सांप्रदायिक विद्वेष क्या बताना है और क्या सुनना है कि किस स्तर पर पहुंच चुका है, और जातीय घृणाएं आप देख रहे हैं किस स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये तीनों जो हमारे समय के सबसे बड़े संकट हैं, और आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं कि गांधी हमेशा बड़े उद्योगों की जगह उद्योगों के विकेंद्रीकरण पे भरोसा करते थे। अभी जब आप देखिए ये सारा कुछ हुआ है लॉकडाउन में, तो क्या हुआ है कि सारे बड़े जो उद्योग थे वो शहरों में थे, वो जब रोटी नहीं दे पाए, सपोर्ट नहीं कर पाए, तो सारे बेचारे जो मजदूर थे वो अपने गांव की तरफ चले और इतनी बड़ी त्रासदी हमारे सामने घटित हुई। अब आप सोचिए कि अगर गांधी के विचार हमने माने होते, अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया होता छोटे शहरों में, कस्बों में, अगर छोटे छोटे बड़े बड़े कंपनियां फैक्ट्रियां लगी होती, तो कम से कम उनको घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। अगर वो अपने घर में होते जहां किराया नहीं देना होता, जहां आसपास उनका खेत होता, तो कम से कम दाल रोटी की समस्या उनको नहीं होती, उनको कहीं पलायन नहीं करना पड़ता। तो आप ये चारों चीजें जो मैंने आपको बताई, जो हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है, इन चारों चीजों के लिए गांधी एक दृष्टि देते हैं। जरूरी नहीं है कि गांधी ने जो कहा था उसी को पकड़ के उतना ही चला जाए। एक विचार का सच्चा संवाहक वो होता है
जो मूल विचार अपने आदर्श से ग्रहण करता है और फिर उसको अपने समय के हिसाब से ढालता और विकसित करता है। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि गांधी, मार्क्स, अंबेडकर, इन तीनों को साथ लेके अपने समय की बहुत सारी जो विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है और एक बेहतर समाज का सपना पूरा किया जा सकता है। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। अशोक जी ने इस किताब में सबसे रोचक बात इस किताब की मुझे लगती है कि आपने स्टार करके बहुत सारी किताबों के नाम बताए हैं। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस किताब को भी पढ़ें। सर ने जिन संदर्भ सूची में और परिशिष्ट में जिस किताबों को बताया उसको भी पढ़ें, खूब पढ़कर समृद्ध हों। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। परख को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सर।